वैसा ही है कि जैसे आईडीओ में जब आप पार्टिसिपेट करते थे तो वाइट लिस्टिंग करते थे, राइट, कि कौन कौन लोग अलाउ हो सकते हैं। उस पे यूएस वाले वैसे भी अलाउ नहीं होते थे। यूएस जैसी कुछ 50-60 कंट्री वो अलाउ वैसे भी नहीं होती जहाँ पे ये काइंड ऑफ थोड़ा लीगल नहीं है। और उसके अलावा डिपेंड करता है यहाँ पे आरडब्ल्यू केस पे ये भी डिपेंड कर सकता है कि आपका नेटवर्थ क्या है, लाइक कुछ केस पे वो भी डिपेंड कर सकता है। उसके हिसाब से आपको प्रूफ देने पड़ सकते हैं। उनकी जो पॉलिसीज है वो फॉलो करने पड़ेगा, वो डिसाइड करेगी कंपनी जो टोकनाइज कर रही है उनके आरडब्ल्यू को, उसके हिसाब से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट वही जो आरडब्ल्यू का एसेट जब सेकेंडरी मार्केट में आएगा, प्राइमरी मार्केट से निकल के सेकेंडरी मार्केट में आएगा, सेकेंडरी मार्केट मतलब एक्सचेंज वगैरह पे आएगा, आरडब्ल्यू के भी एक्सचेंज वगैरह आएंगे, और हो सकता है बाइनेंस वगैरह जो एक्सचेंज है वो भी आरडब्ल्यू के सपोर्ट करे, तो वहाँ पे आप ट्रेड कर पाओगे फ्रीली जैसे हम लोग बाकी टोकन्स करते हैं, तो वो काफ़ी पॉसिबल है। बट उस पर कंप्लाइंस वगैरह और लॉज वगैरह क्लियर होने चाहिए, और वो डिपेंड करेगा कि कौन सी कंट्री में इस टाइप के लॉज क्लियर है। तो अभी के लिए स्विट्ज़रलैंड में ये लॉज काफ़ी क्लियर है। स्विट्ज़रलैंड में ऑलरेडी एक डीएलटी लॉ बना हुआ है, स्विस डीएलटी लॉ। वहाँ उसके थ्रू आप कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को, इक्विटीज़ को टोकनाइज कर सकती है, आरडब्ल्यू को टोकनाइज किया जा सकता है। सो हो सकता है आने वाले टाइम पे जो प्रोजेक्ट रजिस्टर करे वो स्विट्ज़रलैंड से कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे टोकन अभी आप देखोगे कि लॉज तो यूएस में भी क्लियर नहीं है, इंडिया में भी क्लियर नहीं है, तो वो ऐसी कंट्री में रजिस्टर करते हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी हो, जैसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हो गया, माल्टा हो गया, इस टाइप की कंट्री में वो लोग जनरली रजिस्टर करते हैं जो भी अल्ट कॉइन्स वाली कंपनीज़ होती है। तो सिमिलरली आरडब्ल्यू केस में भी ऐसा हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो स्विट्ज़रलैंड में रजिस्टर करे, या फिर आगे जाके यूरोप की और कंट्रीज़ में भी लॉज क्लियर हो सकते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ काफ़ी पॉसिबल हो सकती है। अब कैटेगरीज पे वापस आते हैं और बात करते हैं आरडब्ल्यू लैंडिंग की। सो आरडब्ल्यू लैंडिंग कैसे काम करता है? तो आरडब्ल्यू लैंडिंग में दो मेन प्लेयर्स होते हैं। एक होते हैं जिनके पास स्टेबल कॉइन है, सेकेंड वो प्लेयर होते हैं जिनको लोन की ज़रूरत है। जिनके पास स्टेबल कॉइन है उनको स्टेबल कॉइन पे ज़्यादा रिवॉर्ड की ज़रूरत है, उनको स्टेबल कॉइन पे ज़्यादा यील्ड कमाना है। स्टेबल कॉइन पे आप जनरली जो भी डिफाई के प्लेटफॉर्म्स है वो 5% के आसपास एनुअल यील्ड देते हैं, 5% के आसपास उनको एनुअल रिटर्न मिलता है अगर वो उस पर स्टेक करते हैं। तो वही अगर उनको 10% के आसपास यील्ड मिल जाता है कहीं पे, तो वो ट्राई करते हैं कि वहाँ पे वो डिपॉजिट करें। सो यहाँ पे तो आरडब्ल्यू लैंडिंग प्लेटफॉर्म उन लोगों को डिफाई के इन्वेस्टर से कनेक्ट करता है जो उनको ज़्यादा यील्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। और वो यील्ड कैसे प्रोवाइड करते हैं? वो लोन लेते हैं इन लोगों से जिनके पास ऑलरेडी स्टेबल कॉइन है। जैसे मेरे पास स्टेबल कॉइन है, मेरे को 10% रिटर्न चाहिए। एक कंपनी आती है, वो बोलती है कि मुझे $10 बिलियन की ज़रूरत है, ये मेरी कंपनी है, इसका इतना वैल्यूशन है, और ये जो मैं लोन ले रहा हूँ वो 3 महीने बाद या 4 महीने बाद चुका दूंगा। ये मेरी कंपनी के पेपर वगैरह है, मेरा कोलेट्रल वगैरह मैं आपको डिपॉजिट कर रहा हूँ। और उसके बाद सारे पेपर वगैरह मेरे पास आ गए, मैंने सब पढ़ लिया, मेरे को अच्छा लगा यार, ये तो सही है, ये तो कंपनी काफ़ी सही है। ये जो 10 बिलियन उसने अभी बोला है वो तो आराम से चुका दे के डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। और मैंने उसमें पूल के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया, पूल बन जाता है, पूल के अंदर मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। और जैसे ही वो मैच्योर हो जाएगा उसका लोन, जैसे ही वो चुका देगा, पूरा रीपेमेंट हो जाएगा, मेरे को मेरे 10% के हिसाब से मेरे को रिटर्न मिल जाएगा, जितने भी जो भी टाइम फ्रेम होगा उसके हिसाब से। इस टाइप से आरडब्ल्यू लैंडिंग प्लेटफॉर्म काम करते हैं। वहाँ पे जो एसएमईज होते हैं या फिर जो बिजनेसेस वगैरह होते हैं, अगर उनको लोन की रिक्वायरमेंट है, उनको लोन अगर डिफाई इन्वेस्टर से ले रहा है, तो आरडब्ल्यू लैंडिंग प्लेटफॉर्म में वो पूल वगैरह बना सकते हैं। और पूल बनाने के लिए उनको एप्लीकेशन डालनी पड़ती है। एप्लीकेशन अप्रूव करने के लिए उसी प्लेटफॉर्म के कुछ ऑडिटर्स होते हैं, उस पर पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन अप्रूव होती है, पूल क्रिएट होता है। फिर पूल क्रिएट होने के बाद लोग उस पर डिपॉजिट करते हैं, और जैसे ही उसका रीपेमेंट होता है उसके हिसाब से उनको पेमेंट मिलता रहता है। इस टाइप से पूरा काम करता है। तो ये जो आरडब्ल्यू लैंडिंग का जो कैटेगरी है उस पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया है, उस पर टीवीएल काफ़ी गया है, उस पर लोगों ने काफ़ी पैसा भी कमाया है, कई लोन भी इशू हुए हैं। ऑलमोस्ट $4 बिलियन से ज़्यादा लोन इशू हो चुके हैं आज के टाइम पे, जो रियल वर्ल्ड बिजनेस है उनको डिफाई इन्वेस्टर के थ्रू। और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ये 1.5 साल का मान के चलो, 1.5 साल के टाइम फ्रेम पे। तो इसमें जो मेजर प्लेटफॉर्म है वो ट्रूफाई है, मैपल फाइनेंस है, गोल्ड फिंच है, 3 मेजर प्लेटफॉर्म है जो आरडब्ल्यू लैंडिंग वाले सेक्टर में काम करते हैं। ट्रूफाई का भी टोकन है, मैपल का भी टोकन है, गोल्ड फिंच का भी टोकन है। और इनके टोकन में कॉमन यूटिलिटी यही है कि गवर्नेंस होती है, स्टेकिंग होती है, लिक्विडिटी इंसेंटिव मिलते हैं। कौन सा पूल वहाँ पे लिस्ट होगा वो पहले ऑडिटर को बताना पड़ता है, उसके बाद उसकी वोटिंग भी होती है। सो पब्लिक विल डिसाइड इन द एंड कि कौन से पूल को वहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी, कौन सा पूल लिस्ट होगा, किसको पैसा मिलेगा। अल्टीमेटली पूल लिस्ट होना मतलब किसको पैसा मिलेगा, कहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पब्लिक इन द एंड जाकर डिसाइड करती है। सो यहाँ पे डाओ का काफ़ी बड़ा रोल होता है कि अल्टीमेटली कंपनीज़ को ये करना है कि अपना पूल क्रिएट करवाना है, फिर वहाँ पे उनको लाइक रेज करना है फंड वगैरह। तो अगर उनके पास भी टोकन की सप्लाई होती है तो कहीं ना कहीं वो भी एक अपर हैंड रख सकते हैं। तो टोकन का गवर्नेंस पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ है यहाँ पे।
यहाँ पे गवर्नेंस डेड नहीं है, ये काफ़ी एक्टिव गवर्नेंस है, क्योंकि इस गवर्नेंस के अंदर बड़े डिसीजन हो रहे हैं। गवर्नेंस डिसाइड कर रही है कि किसको पैसा हम देंगे, राइट, कौन यहाँ से रेज कर सकता है। और रेज होते बड़े अमाउंट के रेज होते हैं, कुछ ऐसे पूल्स भी है जहाँ पे $100 मिलियन के आसपास पे रेज हुए हैं। सो वो सब डेटा अगर हम देखना चाहें तो एक rwa.xyz करके वेबसाइट है, तो उसके अंदर अभी आपको ओवरव्यू मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं और लाइक किस पे कितना लोन उन्होंने दिया है और किस टाइप से उनका ओवरऑल एक्टिविटी चल रहा है। तो ऑन चेन डैशबोर्ड आप पे RWA का पूरा मिल जाता है। अभी जो स्टेबल कॉइन के ऊपर ऑन एवरेज जो रिटर्न मिल रहा है वो 9.7% के आसपास मिल रहा है एनुअल रिटर्न। अभी एक्टिव लोन कितने $550 मिलियन के आसपास है। और आप देखोगे कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जो इसके अंदर काम कर रहे हैं, तो सेंट्रीफ्यूग है, मेपल है, गोल्डफिंच है, क्रेडिट एक्स है, क्लियर पूल है, ट्रूफाई है, होम कॉइन है, रिबल लैंड है और क्लियर पूल है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लोन इशू किए हैं वो मेपल ने किए हैं, उसके बाद ट्रूफाई ने किए, फिर सेंट्रीफ्यूग ने किए। सो मेपल ने लाइक $1.7 बिलियन के आसपास लोन इशू किए और ट्रूफाई ने भी ऑलमोस्ट उतने ही $1.7 बिलियन के आसपास ही लोन इशू किए। अभी एक्टिव लोन की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा एक्टिव लोन लाइक अभी रिपे नहीं हुआ लोन अभी भी एक्टिव है, वो सेंट्रीफ्यूग के पास है $238 मिलियन के आसपास, मेपल के पास $128 मिलियन के आसपास है, ट्रूफाई के पास $19 मिलियन ही एक्टिव लोन है। APY के हिसाब से देखते हैं तो गोल्डफिंच की APY 11% के आसपास चल रही है, जो काफ़ी अच्छी है। क्रेडिट एक्स की 13% के आसपास चल रही है, बाकी 8% 9% के आसपास है मेपल की और सेंट्रीफ्यूग की। अभी ये सेक्शन देखते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डिफ़ॉल्ट कितने हुए लोन। सो डिफ़ॉल्ट लोन के अमाउंट की बात करते हैं तो मेपल पे $47 मिलियन का डिफ़ॉल्ट आया हुआ है, जो काफ़ी बड़ा एक अमाउंट है मेरे हिसाब से। सेंट्रीफ्यूग के अंदर भी 13 मिलियन का डिफ़ॉल्ट है और गोल्डफिंच और ट्रूफाई पे 4-5 मिलियन का डिफ़ॉल्ट है, वो ज़्यादा नहीं है। 4-5 मिलियन का डिफ़ॉल्ट होता है वो इजीली कवर हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ट्रूफाई के केस पे 10% वो चार्ज करते हैं उन लोगों से जिन लोगों ने उस पर्टिकुलर पूल के फेवर में वोट किया था, जिससे बाद में जाके डिफ़ॉल्ट किया। तो आपके जो स्टेक सप्लाई होती है उसमें से 10% वो काट लेते हैं। उनका ऐसा मॉडल है ट्रूफाई वालों का। गोल्डफिंच का मॉडल थोड़ा डिफरेंट है, बट ये जो इतना होल होता है ना बैलेंस शीट के अंदर 5-6 मिलियन डॉलर का, वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ये तो इजीली कवर हो जाता है। जैसे ट्रूफाई के केस में कवर हो गया, गोल्डफिंच के केस में भी आई गेस कवर हो गया है। बड़ा जैसे 47 मिलियन का होता है वो ज़्यादा हो गया मेपल के केस में, क्योंकि उसका मार्केट कैप ही इतना नहीं, मार्केट कैप से ज़्यादा तो डिफ़ॉल्ट वहाँ पे हो चुके हैं लोन के। तो वो थोड़ा सा एक इशू की बात हो गई। बाकी यहाँ पे जो मेन मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है वो है कि फ़ीस कितनी अर्न की है, राइट। सो फीस अर्न की डेटा को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा फीस जो अर्न की है वो ट्रूफाई ने की है, $4 मिलियन के आसपास। ये फीस का रेवेन्यू शेयर होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ और जिन्होंने टोकन स्टेक किया उनके साथ। मेपल ने भी $3.6 मिलियन के आसपास यहाँ पे फीस अर्न की है, गोल्डफिश ने 2.2 की है। सो ये सारा जब मैट्रिक्स देखते हैं तो RWA लैंडिंग में मेरे हिसाब से अगर हम वो देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट भी जिनका कम है, फीस भी जिन्होंने काफ़ी डिसेंट जनरेट की है और लाइक टोटल लोन वैल्यू भी अच्छी है और एक्टिव लोन भी ठीक ठाक है, तो उस पर मेरे हिसाब से गोल्डफिंच और ट्रूफाई दोनों एक अच्छे डिसेंट यहाँ पे प्रोजेक्ट पे को दिखते हैं। दोनों का टोकन वगैरह भी आप देख सकते हो, टोकोनॉमिक्स पे डिसेंट है, FDV भी लाइक 50 बिलियन के अंदर ही है। सो उनको थोड़ा आप एनालाइज कर सकते हो, टोकोनॉमिक्स चेक कर सकते हो, थोड़ा फंडामेंटल चेक कर सकते हो। ये दोनों को आप शॉर्ट लिस्ट करके एक बार देख सकते हो। RWA लैंडिंग के अंदर यहाँ पे पोटेंशियल इनका अच्छा बन सकता है। अभी अपन बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, वो है US बॉन्ड ट्रेजरी। सो US बॉन्ड ट्रेजरी एक काफ़ी ज़्यादा लाइक हाइप वाला प्रोडक्ट बना है रिसेंटली RWA का, क्योंकि US के जो बॉन्ड्स है, शॉर्ट डेटेड ट्रेजरी बॉन्ड है, उस पर काफ़ी अच्छा यील्ड जनरेट हुआ है। ऑन एवरेज जो पिछले 2 साल में यील्ड चल रहा है वो 4% के आसपास चल रहा है। सो टेथर ने भी इन्वेस्टमेंट किया था US की ट्रेजरी में और वहाँ पे उन्होंने $1 बिलियन से ज़्यादा पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट बुक किया है। सो काफ़ी प्रॉफिटेबल है ये स्ट्रेटजीज उन लोगों के लिए जो जिनका कैपिटल काफ़ी ज़्यादा है, जो बड़ी कंपनीज़ है वो हैज कर रही है इन्फ्लेशन का अगेंस्ट इन बॉन्ड में इन्वेस्ट करके। सो ये जो बॉन्ड्स है ये भी टोकेनाइज कर लिए गए, लाइक अभी जैसे ट्रूफाई पे भी एक एसेट मैनेजर ने उसको टोकेनाइज किया है। इसके अलावा ऑन्डो फाइनेंस पे ये टोकेनाइज US ट्रेजरी बॉन्ड आपको मिल जाएगी। ऑन्डो फाइनेंस पे इसमें काफ़ी एक्टिविटी है। सो ऑन्डो फाइनेंस इज़ अगेन वन ऑफ द पॉपुलर प्लेटफॉर्म है अगर US ट्रेजरी बॉन्ड की बात करते हैं। सो वहाँ पे कई लोग वहाँ से बाई करते हैं और वहाँ पे आई गेस 3.5% के आसपास अभी यील्ड चल रहा है। सो ऑन्डो फाइनेंस का प्रोजेक्ट आप इस पर चेक कर सकते हो। ऑन्डो फाइनेंस का टोकन ऑन्डो फ्यूचर में आएगा, कॉइन लिस्ट पे उसका आईडीओ हुआ था, तो फ्यूचर में टोकन उसके आने के काफ़ी चांसेस है। सो जब भी आएगा तो उसको भी आप चेक कर सकते हो, उसकी टोकोनॉमिक्स स्टडी कर सकते हो, फंडामेंटल देख सकते हो। अभी अपन बात करते हैं रियल इस्टेट की, तो रियल इस्टेट वाला जो डोमेन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो इसमें काफ़ी सिंपल है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, या सपोज लीज़ पे लेना है, 4-5 साल की लीज़ पे लेना है और जो भी साल भर का उसका रेंटल इनकम है वो आपको मिलती रहे।
बट कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी की कीमतें काफ़ी महंगी होती है, आपको 4-5 साल लीज पे लेना है, मुंबई की प्रॉपर्टी है तो 10 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो आप कैसे लीज पे ले पाओगे? आपको पता भी है कि 20% आपको यहाँ पे एनुअल रिटर्न मिल सकता है, 20% आपको यील्ड मिल सकता है, और 20% लाइक अगर रेंटल यील्ड आपको आ रहा है तो काफ़ी अमेजिंग है, राइट? और रेंटल यील्ड मुंबई जैसी सिटी में हर साल ही बढ़ता है, हर साल 10% से ज़्यादा यहाँ पे रेंटल जो है वो बढ़ रहा है। सो इवन बेंगलोर के केस में देख लो, कहीं भी देख लो, कोई भी सिटी देख लो इंडिया में या वर्ल्ड में, कोई भी सिटी देख लो, रेंटल इनकम काफ़ी अच्छी है। सो वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे ये होता है कि आपके पास इतना पैसा होता नहीं, तो जनरली लोग भी अगर लाइक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 4-5 लोग मिलके करते हैं, पूल करते हैं पैसा, फिर करते हैं। बट यहाँ पे आरडब्ल्यूए के केस में उस प्रॉपर्टी को लीज पे लेके अगर टोकनाइज कर लिया जाए, यहाँ पे उस प्रॉपर्टी की लीज ओनरशिप को फ्रैक्शन में सेल किया जा सकता है। एक पूल क्रिएट किया जा सकता है जहाँ पे पर्टिकुलर सपोज मुंबई की कोई प्रॉपर्टी है जहाँ पे 5 साल का लीज पे लिया हुआ है, वहाँ पे सपोज 10 करोड़ के आसपास पूरा वैल्यू है, तो उसको आपने 1,000 के पार्ट में डिवाइड कर लिया और 1,000 का एक काइंड ऑफ सप्लाई बना दिया उस टोकन का, और लोगों को आपने इनवाइट कर लिया कि जो एक टोकन है वो सपोज 1 लाख रुपए का है। 1 लाख रुपए तो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? अगर उनको लग रहा है कि यार 1 लाख रुपए में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 20,000 हर साल रिटर्न मिल रहा है, वो भी रियल इस्टेट के अंदर, वो भी रिटर्न मेरा हर साल बढ़ रहा है, तो कौन मना बोलेगा, राइट? फिर वहाँ पे तो कई सारे लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे, लाइक डिमांड काफ़ी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, राइट? सो ये जो सिनेरियो है रियल इस्टेट प्रॉपर्टी को टोकनाइज करके उसकी फ्रैक्शनल ओनरशिप देने का, लाइक उसका फिर रेंटल इनकम जो भी जनरेट हो रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का उन लोगों के साथ जिनको आपने टोकन सेल किया है। टोकन की सप्लाई कितनी भी हो सकती है, आपकी इच्छा हो तो आप 10,000 टोकन भी सेल कर सकते हो, आप काफ़ी कम प्राइस पे टोकन सेल कर सकते हो, राइट? वो आपके ऊपर है, आपको कितने लोगों को इनवाइट करना है, कितने लोगों को उस पूल के अंदर लेके आना, कितने लोगों को उसका एक्सेस देना है, उसकी ओनरशिप देनी है। सो इस टाइप के नैरेटिव भी एक्सप्लोर किए गए हैं और उसकी एक वेबसाइट है, उसका नाम है टेंजिबल।